बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस स्टडी करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत अहम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे या जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ थ्योरी की ज़रूरत पेश आएगी, जो कि आइडियल गैस थ्योरी के नाम से जानी जाती है। आइडियल गैस थ्योरी से मुराद ये है कि ये सेट ऑफ अजम्पशंस हैं जिसमें ये बताया जाता है कि एक आइडियल गैस किस तरह की होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है पर मुश्तमिल होती है, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता तावक्त जब तक वो उसको टकराता नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, एक्सेप्ट कोलिजन देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और वो अपनी डायरेक्शन को तब्दील करते रहते हैं ड्यू टू कोलिजन्स, और मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर, तो दे विल एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर। बेसिकली हम उसी प्रेशर को यहाँ पे फॉलो के एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको वन बाय वन करके पढ़ देता हूँ ताकि हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस कर सकें। द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स help to formulate a mathematical model of gases. Number one, a finite volume of gas consists of very large number of molecules. कि finite volume of gas में बहुत ज़्यादा तादाद में molecules होते हैं, यानी number of molecules बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी finite volume के अंदर। And number second is the size of the molecule is much smaller than the separation between the molecules. यानी size of the molecule बहुत ही स्मॉल होता है उनके दरमियान डिस्टेंस है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर वॉल्यूम हमारे पास इस पूरे कमरे का वॉल्यूम हो, इसके मॉलिक्यूल्स को अगर हम इकट्ठा करें तो इकट्ठा करते करते हो सकता है ये इतने छोटे से हिस्से में आ जाएं सारे मॉलिक्यूल्स के जो कि निग्लिजिबल हो एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का अपना साइज ना होने के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड दैम। अब स्पेस एज कम्पेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय देम, इसका मतलब क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा नंबर थर्ड में, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। आइडियल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती तो दे टेंड्स टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू देयर इनर्शियल मोशन। लेकिन जब वो कोलाइड करते हैं, रास्ते में किसी भी वक्त मॉलिक्यूल आ सकता है, कोलिजन होगी और वो दूसरी तरफ निकल जाएंगे, यानी वो अपनी डायरेक्शन तब्दील करेंगे ओनली आफ्टर देयर कोलिजन। Number 4, the collision between the molecule and with the walls of the container are assumed to be perfectly elastic. कि जो molecules और कंटेनर की वॉल्स के साथ उनकी कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने का मतलब ये है कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों ही होल्ड करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है जी, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। यानी उनके दरमियान में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती और वो एक दूसरे पर सिर्फ उस वक्त फोर्स लगाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। ये तो थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके कुछ अजम्पशंस या कुछ उसके पोस्टुलेट्स जिनको हमें पता होना चाहिए, जो हम आगे यूज़ भी करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। तो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर ऑफ ए गैस। अब प्रेशर ऑफ ए गैस का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि वी हैव अ क्यूबिकल कंटेनर। अब अगर हमारे पास क्यूबिकल कंटेनर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन अ ह्यूज नंबर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव ए कंटेनर विच इज़ क्यूबिकल। अब क्यूबिकल कंटेनर के लिए हम कुछ इस तरह का एक क्यूब बना लेते हैं
इस क्यूबिकल कंटेनर की हर साइड की लेंथ L है, यानी इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट L के बराबर है। अब इस क्यूबिकल कंटेनर में लेट्स से कि हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इनका साइज ना होने के बराबर है। ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं जस्ट रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल साइज इनका बहुत ही स्मॉल होगा और इनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि अभी हमने बात की। अब हर मॉलिक्यूल एक सर्टन वेलोसिटी रखता होगा। लेट्स से कि हमारे पास अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो हर मॉलिक्यूल की एक खास वेलोसिटी है। जैसे एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर v1 है, दूसरे की v2 हो सकती है, तीसरे की v3 हो सकती है, v4 हो सकती है एंड सो ऑन। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हर मॉलिक्यूल की एक सर्टन वेलोसिटी है, और चूंकि ये मोशन रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी अगर v1 इस डायरेक्शन में है तो हो सकता है कोई और मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कोई और मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कोई और मॉलिक्यूल मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। दे आर ऑल इन रैंडम मोशन, और जब वो कोलाइड करते हैं तो अपनी डायरेक्शन तब्दील भी कर लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं क्यूबिकल कंटेनर की अगर डायमेंशंस की बात करें तो हर साइड की लेंथ L है, लेंथ ऑफ ईच साइड वो है L। अल्टीमेटली अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ द फेस, यानी ये जो हमारे पास फेस बनती है, इसके सिर्फ एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ईच फेस विल बी इक्वल टू L स्क्वेयर। और चूंकि हमारी हर साइड L के बराबर है तो वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें इस सूरत में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबिकल कंटेनर वो L क्यूब के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये हमारे पास x एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, इसको y एक्सिस एज्यूम कर लें और इसको z एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, तो x y z एक्सिस में जब इस कंटेनर की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास फेस बनेगी, जो इस वक्त आपको बॉक्सेस की सूरत में नजर आ रही है, ये वाई जेड प्लेन बन रही है। और हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम एक मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे, उसके बाद हम बाकी मॉलिक्यूल्स को साथ ऐड कर लेंगे बाद में। पहले एक मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं। अब सपोज कर लें, लेट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू v1। इसी को हम ले लेते हैं कि ये वेलोसिटी v1 है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इट कैन बी रिटन एज v1xi प्लस v1yj प्लस v1zk। यानी ये हमारे पास इसके तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट v1x, v1y एंड v1z। अगर इस तीन कंपोनेंट को हम एट ए टाइम लेके चलेंगे तो हमारे प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको वन बाय वन करते हैं। हम इसका सिर्फ एक कंपोनेंट लेके चलेंगे। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर कंसिडरिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, और एक्स कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास v1x है। अब प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर के लिए हमारे पास जो फार्मूला होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है। जब हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्स कंपोनेंट की सूरत में मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये जब कोलाइड करेगा तो इस वॉल पर कहीं जाकर टकराएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये वाई जेड प्लेन पर जाकर टकराएगा। इसका एक्स कंपोनेंट v1x के बराबर है। अब यहां पर v1x की वजह से जब मॉलिक्यूल इस तरह जाके वॉल के साथ टकराएगा तो हमने कहा कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो टकराने के बाद जिस स्पीड के साथ या जिस वेलोसिटी के साथ वो टकराएगा
उसी वेलोसिटी से ये वापस भी आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर जाते हुए उसकी वेलोसिटी v1x है तो टकराने के बाद वो वापस -v1x वेलोसिटी के साथ मुड़ेगा। तो जब वो वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो इसका मतलब उसके मोमेंटम में चेंज आ रही है। और वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड दी फोर्स। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स हो तो उसके बाद फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारे पास प्रेशर ऑफ दी गैस या उस पर्टिकुलर कोलिजन की वजह से जो प्रेशर वहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये सारा सिनेरियो डेवलप करने के बाद अब हम इस वेलोसिटी की बात करते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हुए जा रहा है। अगर इस तरह मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी v1x है और आगे yz प्लेन से टकराने के बाद जब ये वापस मुड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी -v1x हो जाएगी। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एवरी मॉलिक्यूल हैज़ द सेम मास, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू m। तो उस सूरत में मोमेंटम टकराने से जो पहले मोमेंटम होगा वो mv1x होगा और टकराने के बाद उसका मोमेंटम -mv1x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आई है। अब चेंज इन मोमेंटम हमने बात करनी है, तो चेंज इन मोमेंटम will be equal to -mv1x, that is the final momentum, minus initial momentum which was mv1x, क्योंकि जाते हुए इसका मोमेंटम mv1x है और वापसी पे इसका मोमेंटम -mv1x के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू -2mv1x के बराबर आ जाएगी। वी कैन राइट इट एज डेल्टा पी। ये चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक दफ़ा कोलाइड करने के बाद अब नेक्स्ट कोलिजन उसके लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम वो 2l डिस्टेंस ट्रेवल करे, बिकॉज अगर वो x, अगर मैं इसको यहाँ पे बाउंड्री इस तरह शो कर दूँ कि ये इसकी yz प्लेन ये वाली है और दूसरी हमारे पास ये प्लेन, इसके पैरेलल जो प्लेन बनती है वो ये हो, तो उस सूरत में हर दफ़ा यहाँ कोलाइड करने के लिए उसको l एंड देन अगेन l 2l डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी उसी वॉल के ऊपर हर दफ़ा कोलाइड करने के लिए उसको, चूंकि x कंपोनेंट वेलोसिटी की बात हो रही है तो पैरेलल टू x एक्सिस ही मूवमेंट हम नोट करेंगे, तो उसके लिए कम अज़ कम उसको x एक्सिस के अलोंग 2l डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा फॉर ईच सक्सेसिव कोलिजन। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस फॉर ईच कोलिजन वो 2l के बराबर होगा और वेलोसिटी हम जानते हैं v1x के बराबर है, तो इसका मतलब टाइम फॉर ईच कोलिजन, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर ईच कोलिजन वो होगा 2l ओवर v1x। फार्मूला हमने यूज किया है s इज इक्वल टू vt एंड t इज इक्वल टू s ओवर v। क्योंकि 2l डिस्टेंस है जो एक, अगर हम स्टार्ट लें ज़ीरो बाउंड्री से जिसके साथ उस कोलाइड करने के बाद मूव करना शुरू किया, इस दीवार के साथ टकराएगा, फिर वहाँ से दोबारा इस दीवार पर टकराने के लिए उसने 2l डिस्टेंस ट्रेवल किया 1, उसके बाद 2 देन 3, तो हर कोलिजन के लिए उसको 2l डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। वो वेलोसिटी v1x मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास टाइम डेल्टा t के बराबर आ जाएगा। ये एक कोलिजन के लिए हमारे पास अगर ये टाइम है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम अगर करना हो तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें तो दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फॉर वन कोलिजन, यानी 1 ओवर डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं v1x ओवर 2l आ जाएगा। इट मीन्स कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम हमारे पास
v1x ओवर 2l के बराबर आ जाएगा। अब v1x ओवर 2l एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन है। हर कोलिजन के दौरान हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ रही है ये -2m v1x। तो इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें कि यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितनी चेंज आई। अब लाजमी तौर पे अगर ये हमारे पास एक कोलिजन की सूरत में मोमेंटम में चेंज है और यूनिट टाइम में इतनी कोलिजन होती हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास ये आ जाएगा -2mv1x, यानी एक कोलिजन की सूरत में मोमेंटम में चेंज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम बन जाएगा। तो यहाँ से देखें अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -mv1x स्क्वेयर ओवर l के बराबर आ जाएगा। दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हमारे पास फोर्स कहलाती है। तो वी कैन राइट इट एज फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इन x डायरेक्शन। ये मैं यहाँ पे प्राइम लिख देता हूँ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों लिखा। तो वी कैन से दैट हम f1x प्राइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये -mv1x स्क्वायर ओवर l होगा। अब ये फोर्स कौन सी है? मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उस पर कोई ना कोई फोर्स लगी होगी। तो वो फोर्स लग रही है जो दीवार मॉलिक्यूल पर लगा रही है, यानी जो वॉल ऑफ द कंटेनर है जो मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रही है वो हमारे पास ये बनेगी। तो इट मीन्स दिस इज द फोर्स f1x prime is actually the force of wall on molecule moving in x direction। ये हमारे पास f1x प्राइम की जो फर्स्ट मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ वॉल ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल मूविंग इन x डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन हम मालूम करना चाह रहे हैं प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। तो हमें मालूम करना होगा कि कितनी फोर्स मॉलिक्यूल वॉल पर लगा रहा है। तो वो हमारे पास क्या होगी? इसका बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास f1x which is the force of molecule on the wall must be equal but opposite to f1x prime। This is equal to minus of minus mv1x over L which is equal to mv1x over L आ जाएगी। ये हमारे पास फोर्स होगी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल व्हेन कोलाइड विद द वॉल परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन, मतलब yz प्लेन के ऊपर जाकर टकराएगा। ये जो हमने इस वॉल को रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, हमारे पास मल्टीपल मॉलिक्यूल्स है। हर मॉलिक्यूल की रैंडम वेलोसिटी है और हर रैंडम वेलोसिटी का अगर हम सिर्फ x कंपोनेंट ले लें तो इसी तरीके से हम सेकंड मॉलिक्यूल की फोर्स अलोंग x एक्सिस मालूम कर सकते हैं, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की एंड सो ऑन अप टू nth। और उसके बाद टोटल फोर्स पैरेलल टू x एक्सिस जो परपेंडिकुलर वॉल यानी yz प्लेन के ऊपर लगेगी तमाम मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी? दिस विल बी द फोर्स Fx will be f1x plus f2x plus f3x और इसी तरीके से हमारे पास अप टू fnx। हमारे पास अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो उन तमाम मॉलिक्यूल्स के x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का सम करेंगे तो वो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स बन जाएगा। और इसके लिए अगर आप देखें कि यहाँ पे फर्क क्या होगा, mv1x ओवर l है। अगर सेकंड मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो m उसके लिए सेम है, लेंथ सेम है, सिर्फ चेंज होगी वेलोसिटी। तो v1x स्क्वायर तो वेलोसिटी चेंज होगी तो अल्टीमेटली ये v2x स्क्वायर हो जाएगी।
फिर थर्ड के लिए m सेम होगा, l सेम होगा, v3x² हो जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम बात करें m ओवर l सब में आएगा, उसको मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर v1x² प्लस v2x² v3x² और इसी तरीके से vnx का स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए इस n को भी स्मॉल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी या फोर्स का x कंपोनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हम अगर इन तमाम में देख रहे हैं तो ये v1x², v2x², v3x² अप टू vnx² सम ऑफ द स्क्वेयर्स आ रहा है, वेलोसिटीज के स्क्वेयर्स का सम ब्रैकेट में आ रहा है और बाहर हमारे पास m ओवर l के बराबर आ रहा है। अब अगर हम बात करें प्रेशर, लाजमी तौर पे इस वॉल के ऊपर अगर ये फोर्स लग रही है तो इसका एरिया हमारे पास हम जानते हैं L² के बराबर है। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अल्टीमेटली ये x होगा और ये एरिया हमारे पास एरिया ऑफ YZ प्लेन बनेगा। इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये Fx ओवर L² आएगा और ये L² इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली मल्टीप्लाई होगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो एक्सप्रेशन Px के लिए हमारे पास निकल आएगा m ओवर L³ हो जाएगा। एक L पहले से है और ये L² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो और हमारे पास ये ब्रैकेट v1x² प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये प्रेशर है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस वॉल के ऊपर, यानी इस वॉल पर जो प्रेशर बन रहा होगा वो ये बनेगा। अब एक काम करते हैं कि हमारे पास चूंकि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है m, टोटल मास ऑफ गैस वो कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द गैस होगा हमारे पास, हर मॉलिक्यूल का मास है m और n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम उसको m इंटू n कर दें तो ये टोटल मास ऑफ द गैस बन जाएगा। तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ द गैस, इसको भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N से जाहिर कर दें अगर, तो ये n मॉलिक्यूल्स। अब टोटल मास ऑफ द गैस ये है, टोटल वॉल्यूम वो हमारे पास है L³। तो अल्टीमेटली डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल मास mn ओवर L³ बन जाएगा, यानी डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू mn ओवर L³ वेयर L³ इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करता हूँ, रो n को इसके नीचे ले आता हूँ, बराबर आ जाएगा m ओवर L³। ये मैनिपुलेशन का मकसद ये है कि यहाँ पे हमें m ओवर L³ आ रहा था, इसको हम गैस के पैरामीटर यानी डेंसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास Px की वैल्यू जो बनेगी वो आ जाएगी m ओवर L³ की जगह पे रो ओवर n पुट करें और ब्रैकेट में v1x² प्लस v3x² अप टू vnx का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम n को ब्रैकेट के अंदर अगर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा v1x² डिवाइडेड बाय n, यहाँ लिखेंगे।
ये है प्रेशर फॉर एक्स डायरेक्शन। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस ब्रैकेट को अगर गौर करें तो ये सम ऑफ स्क्वेयर्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब n हमारे पास टर्म्स से डिवाइड अगर हम करें तो ये एवरेज बन जाएगी इन स्क्वेयर्स की। तो हम इसको कहते हैं मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी। अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसलिए हम इसको मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस कह देंगे, क्योंकि ये हमारे पास टोटल होगा सम ऑफ ऑल द स्क्वेयर्स वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं बाय दीज लेस देन ग्रेटर देन साइन में हम वी एक्स स्क्वेयर इस तरीके से। दिस टर्म इज नोन एज मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ तक हमने ये कर लिया कि हमने प्रेशर मालूम कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जो वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्सर्ट होगा बाय द गैस। अब हमारा काम फिर दोबारा उन अजम्पशंस की तरफ जाएं कि ये हमारे पास रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन में ये हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, इसकी एवरेज मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में भी वही होगी जो एक्स डायरेक्शन में है। वी कैन से दैट वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर एंड वी जी स्क्वेयर ये आपस में बराबर होती हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये होगा कि ये ऑलमोस्ट आपस में बराबर है, और अगर ये आपस में बराबर हैं तो वी कैन से दैट कि वी एक्स का स्क्वेयर अगर बराबर हो वी वाई स्क्वेयर और वी, इस तरह भी आप कह सकते हैं, प्लस वी जी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ऐसी सूरत में जब ये तीनों कंपोनेंट इसके बराबर होंगे तो वी कैन से दैट ईच कंपोनेंट इज 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट वी एक्स का स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ वी स्क्वेयर। ये हमारे पास रैंडमनेस की वजह से रिजल्ट आ रहा है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे वी एक्स स्क्वेयर आ रहा है उसको 1/3 ऑफ टोटल वेलोसिटी लिखा जा सकता है, तो टोटल वेलोसिटी स्क्वेयर के बराबर लिखा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि चूंकि ये एक्स कंपोनेंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे वाई कंपोनेंट के लिए भी यही सारा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वाई कंपोनेंट का करते तो यहाँ पे जस्ट चेंज आती वी वाई स्क्वेयर, इसी तरह जेड कंपोनेंट के लिए भी करते। तो उसको जनरलाइज हमने कर दिया कि बजाय इसके तीनों को करने के हम इसको 1/3 ऑफ वी स्क्वेयर कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो इंटू 1/3 ऑफ वी स्क्वेयर, यानी वी एक्स स्क्वेयर एवरेज वेलोसिटी को हम 1/3 ऑफ वी स्क्वेयर एवरेज से रिप्लेस कर दें। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी स्क्वेयर ऑफ, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर प्रेशर। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी गैस में प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होता है। आपने कभी एयर प्रेशर चेक करवाया होगा गाड़ी के टायर में या मोटरसाइकिल के टायर में, तो आपने देखा होगा कि वो एक पॉइंट पर प्रेशर चेक करते हैं और तमाम पॉइंट्स पर वही प्रेशर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वॉल के ऊपर ये प्रेशर है तो असल में हर जगह पर सेम ही प्रेशर होगा। सो वी कैन रिप्लेस दिस Px टू जनरल P, कि हर जगह पर प्रेशर की वैल्यू सेम ही होगी। ये एक्सप्रेशन जनरली प्रेशर ऑफ द गैस के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं इस Px में को जस्ट P से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि जो x डायरेक्शन में प्रेशर यानी जो YZ वॉल के ऊपर प्रेशर होगा
वही असल में सारा प्रेशर हर जगह पे मौजूद होगा। तो इसलिए P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर के बराबर आ सकता है। तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा विच इज़ कंटेन्ड बाय दिस कंटेनर। तो ये था हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे कि किस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी के साथ और किस तरीके से ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वी कैन से दैट प्रेशर को लिखा जा सकता है 1/3। ये हमारे पास रो क्या था, डेंसिटी था mn/L³। मैं अगर यहाँ पे mn/L³ लिख दूँ इंटू वी स्क्वेयर लिख दूँ तो ये प्रेशर का फार्मूला भी हो सकता है। अब एक और तरीके से इसी को लिखना हो तो इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/3। अब n/L³ को मैं यहाँ पे लिख दूँ और ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू अगर मैं mv² लिख दूँ, m को मैं इस एवरेज के अंदर भी ले जाऊं क्योंकि m कांस्टेंट है तो इसलिए एवरेज वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने 2 से फालतू डिवाइड किया, इस m को मैं अंदर ले गया लेकिन 2 से फालतू डिवाइड किया है तो अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अब इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये L³ था तो ये 2/3 ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मैं इस तरह लिख देता हूँ, V0 लिख देता हूँ इनटू, और ये ब्रैकेट असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बन जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब n/V0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, चूंकि ये हमारे पास रैंडमली मूव कर रहे हैं और कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो इसलिए हर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही रहते हैं। एवोगाड्रोस लॉ की मदद से भी हम जानते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जब सेम है तो वी कैन से दैट 2/3 भी कांस्टेंट है, n/V0 भी कांस्टेंट है। तो ये सारा हिस्सा अगर मैं इसको अलहदा कर दूं तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। वी कैन से दैट कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर ऑफ द गैस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के लिए हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आप लोगों को प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला या एक्सप्रेशन फाइंड आउट कैसे किया जाता है समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।